सो वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने एप्टी प्लस परिवार में, आपके अपने फैकल्टी सुमित सर के साथ। तो फाइनली WBCS ने 2023 मेंस का कैलेंडर जारी कर दिया है और अगस्त 16 से आपके 2023 WBCS मेंस का पेपर होने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स जो कि काफी वक्त से 2023 में प्रीलिम्स का पेपर दिए थे WBCS का और जो मेंस के लिए वेट कर रहे थे, उनको काफी रिलीफ मिली है बिकॉज फाइनली WBCS हैज डिक्लेयर्ड द नोटिफिकेशन ऑफ 2023 मेंस एग्जामिनेशन। तो बहुत ज्यादा समय है नहीं, आज ऑलरेडी जुलाई शुरू हो चुका है और यहाँ से बस 1.5 महीने बाद आपके मेंस के पेपर स्टार्ट होने वाले हैं। तो फाइनली जितने भी लोग प्रीलिम्स का पेपर दिए हैं, कुछ ही समय में रिजल्ट आ जाएगा बहुत जल्द। और ये जो टेंटेटिव कैलेंडर है जो अगस्त 16 से आपका मेंस का पेपर होने वाला है, अगर आप ये अपने 1 से 1.5 महीने ठीक से यूटिलाइज करें तो WBCS मेंस का पेपर आप बहुत आराम से क्रैक कर सकते हैं। जिसमें बेसिकली आप सभी को पता है कि अरिथमेटिक एंड रीजनिंग का जो पोर्शन है, मैथ्स एंड रीजनिंग का पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज जीएस के पेपर्स में आप सभी कितना भी ज्यादा सिलेबस कवर कर लोगे, लेकिन जीएस हमेशा अनसर्टेन होता है। कितने मार्क्स के पेपर सॉल्व होंगे वो हमें एग्जैक्ट नहीं पता, या सही बनेगा गलत बनेगा हमें नहीं पता। बट मैथ्स और रीजनिंग में आप प्रॉपर कमांड करके बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं और इसमें एकदम फ्री के मार्क्स मिलते हैं जिस लेवल के WBCS के क्वेश्चंस आते हैं। ओके, तो यहाँ से आज से हम लोग इस सीरीज को एक अलग से आप सभी के लिए WBCS मेंस का सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिसमें हर एक ईयर के मेंस के क्वेश्चन पेपर को मैं सेपरेटली डिस्कस करूंगा कंप्लीट सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन के साथ। रीजनिंग के अलग एक्सप्लेनेशन होंगे और मैथ्स के अलग एक्सप्लेनेशन होंगे ईच एंड एवरी ईयर के वीडियोज में। ओके, सो हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन डिस्कस करेंगे हर एक ईयर में, जिसमें आज हम बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं WBCS मेंस का पेपर 2021 का, और इसे हम 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वी विल डिस्कस द रीजनिंग पोर्शन इन दिस वीडियो। इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करेंगे एंड उसके बाद बेसिकली इस वीडियो में हम रीजनिंग के पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं इसी पेपर के मैथ्स के पूरे क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा। सो 1 बाय 1 आपको हर ईयर के 2022, 2021, 2020 एंड प्रीवियस ईयर्स के जो मेंस के पेपर्स हुए हैं, सेपरेटली हम लोग अरिथमेटिक मैथ्स और रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग के कंप्लीट पार्ट को हम लोग 1 बाय 1 इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें, एप्टी प्लस चैनल के थ्रू बने रहें, क्योंकि जितने लोग भी WBCS मेंस का पेपर देने वाले हैं उनके लिए अगर आप ये वीडियोस बस ठीक से देख करके जाते हो, बस आप PYQs अच्छे से सॉल्व करके जाते हैं, तो काफी चांसेस होते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। ओके, सो चलिए लेट्स स्टार्ट। हम लोग शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। ये वीडियो हमारा 2021 रीजनिंग के कंप्लीट सॉल्यूशंस पे बेस्ड होगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 1 बाय 1 हम लोग सभी सॉल्यूशंस को देखेंगे। रीजनिंग के क्वेश्चन सबसे पहले हमारे पास हैं इस पेज पे, पेज नंबर ओके, सो ये पेज हमारे पास है, पेज नंबर पहला क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूं ताकि आप सभी को ये अच्छे से शो हो जाए। चलिए हम इसे थोड़ा जूम इन कर लेंगे जिससे ये क्वेश्चन नंबर 2 हमको अच्छे से दिखाई दे। ओके, सो आई होप सो कि क्वेश्चन सभी को दिख रहा है। ओके, सो दिस इज सेकंड क्वेश्चन ऑफ द पेपर। ओके, हम 2021 का रीजनिंग का कंप्लीट सॉल्यूशन डिस्कशन कर रहे हैं आप सभी के साथ, और इसमें हमारा ये पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है रीजनिंग का। बेसिकली अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से ये क्वेश्चन है और इसमें बेसिकली क्या होता है कि लेटर्स, अल्फाबेट और नंबर से मिलकर एक सीरीज बना होता है एंड इसमें अलग अलग क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है सब लोग ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे द क्वेश्चन इज, चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द 7th टू द राइट ऑफ द 10th एलिमेंट फ्रॉम योर राइट इन द अबव सीक्वेंस। तो
यहाँ पे बहुत लोग योर राइट राइट में कंफ्यूज रहते हैं कि सर राइट का मतलब क्या होगा, योर राइट का मतलब क्या होगा। हमें पता है ऑलरेडी कि राइट या लेफ्ट बोले आपको कभी कंफ्यूज नहीं करना है। राइट का मतलब ऑलवेज राइट हैंड साइड आपका, और लेफ्ट का मतलब ऑलवेज आपका लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स इट। राइट और लेफ्ट में आपको कंफ्यूज नहीं करना है, हर क्वेश्चन में आपको यही रेफरेंस लेके चलना है। ओके, सो राइट हमें क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विल बी द सेवेंथ टू द राइट ऑफ टेंथ एलिमेंट फ्रॉम द राइट। ओके, तो राइट से हम गए पहले कितना, टेंथ, और उसके राइट में हमें आना है वापस कितना, सेवेंथ। तो राइट से टेंथ माइनस सेवन कितना चलेंगे, अल्टीमेटली थर्ड चलेंगे। और राइट से थर्ड कौन सा होगा, हमें यही पूछा गया है। और राइट से थर्ड कौन सा, k+2, सो आंसर विल बी 2। राइट से थर्ड हो जाएगा 2, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सो बहुत बेसिक क्वेश्चन, बहुत हलवा जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं WBCS मेंस और प्रीलिम्स में, अलग अलग पेपर्स में। कोई भी स्टूडेंट अगर किसी ने थोड़ा सा भी प्रैक्टिस किया प्रॉपर्ली तो बहुत आराम से इन क्वेश्चंस का आंसर कर सकता है। ओके, तो सब लोग पेन पेपर लेकर के बैठेंगे और फटाफट मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो। आई होप सो क्वेश्चन सभी को विजिबल है क्लियरली। ओके, चलिए, सो दिस इज आवर 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सी, जस्ट अ मिनट। ओके, सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। ओके, आई होप सो सबको क्वेश्चन विजिबल है क्लियरली। दिस इज आवर 8 नंबर क्वेश्चन। ओके, हमें इसमें क्या करना है, देखो कि अगेन वही सीरीज हमें दिया है और इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। इफ द फर्स्ट 17 elements are written in the reverse order followed by the next 11 elements. First 17 elements are written in the reverse order followed by the next 11 elements. हमें first 17 को reverse में लिखना है and next 11 को followed by the next 11 elements. First 17 elements are written in the reverse order followed by the next 11 elements. Next 11 elements, then which element would be the fifth to the right of E? देखो E के फिफ्थ राइट में पूछा गया है, तो बेसिकली हमें E के फिफ्थ राइट में जाना है कि E के फिफ्थ राइट में क्या मिलेगा। अब क्वेश्चन क्या बोला गया है, ध्यान से देखो। फर्स्ट 17 elements are written in the reverse order followed by the next 11 elements. नेक्स्ट 11 एलिमेंट को हमें कुछ नहीं करना है, इसे हमें एज इट इज लिखना है। फर्स्ट 17 एलिमेंट्स को बस हमें रिवर्स करके लिखना है। तो ई के फिफ्थ राइट में क्या मिलेगा, देखो इस पूरे सीरीज में ई एकमात्र यहाँ पे है, और ई के फिफ्थ राइट में क्या मिलेगा हमें ये बताना है, जिसमें सो यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि हमें फर्स्ट 17 एलिमेंट्स आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर फॉलोड बाय द नेक्स्ट 11 एलिमेंट्स, देन विच एलिमेंट वुड बी फिफ्थ टू द राइट ऑफ ई। ई के फिफ्थ राइट में क्या मिलेगा, अब देखो ध्यान से, अगर हमने इसको रिवर्स में करके लिख दिया तो फर्स्ट 17, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, फर्स्ट 17 यानी यहाँ से 3 तक हम रिवर्स करके लिखेंगे। 3 तक के एलिमेंट्स को हम रिवर्स करके लिखेंगे, तो ई जो है अगर आप जैसे रिवर्स करके लिखोगे तो पहले आप यहाँ पे 3p#NE लिखोगे, तो सिंपल सी बात है, ई के फिफ्थ राइट में पूछा है तो ई के फिफ्थ लेफ्ट में चले जाओ, बिकॉज ये एलिमेंट रिवर्स होकर के लिखे जाएंगे। तो ई के फिफ्थ लेफ्ट में चले जाओ, 1 2 3 4 5, यहाँ पे फिफ्थ लेफ्ट में कौन सा मिलेगा, 6 मिलेगा, जो कि रिवर्स करने पे फिफ्थ राइट पोजीशन पे मिल जाएगा हमें। सो ऑब्वियसली आंसर विल बी 6, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेक्स्ट 11 एलिमेंट्स का कोई रोल ही नहीं था, वो बस क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। आंसर फर्स्ट 17 एलिमेंट से ही हमारा निकल के आराम से आ गया। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलिए, ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है रीजनिंग का। आप सभी देख सकते हैं ये नॉन वर्बल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और बेसिकली इसमें हमसे क्या पूछा गया है, इन ईच क्वेश्चन बिलो टू प्रॉब्लम फिगर्स आर गिवन, दीज आर फॉलोड बाय 4 आंसर फिगर्स इंडिकेटेड बाय ए बी सी एंड डी। द टू प्रॉब्लम फिगर्स हैव some common characteristic features. Okay, you have to find out one of the answer figure which has the same commonality. The number of that answer figure is the required answer. Number of that answer figure is the required answer. Okay, देखो यहाँ पे दो प्रॉब्लम फिगर्स हैं, इन दोनों में कुछ कॉमन सिमिलैरिटीज हैं, तो हमें बताना है कि वही सेम सिमिलैरिटी किस आंसर फिगर में मिलेगा। तो आप ऑब्वियसली देख पा रहे हो कि ये दो क्वेश्चन फिगर्स में दो स्ट्रेट लाइंस हैं जिनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो परपेंडिकुलर एंगल पे कौन सा फिगर मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन, और फ्री के मार्क्स आपको रीजनिंग से इसी प्रकार मिलते हैं। ओके, होप सो क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दैट वाज क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे जाते हैं। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है हमें, A B C D E are sitting in a row, B is between A and E. To find out who among them is in the middle, which of the following statements are sufficient? कौन सा स्टेटमेंट सफिशिएंट होगा हमें ये बताना है। ओके, सो ए बी सी डी आर सिटिंग इन अ रो। बेसिकली यहाँ पे ए बी सी डी एक रो में बैठे हैं। ओके, ए बी सी डी एक रो में बैठे हैं, तो 5 लोग सीटेड हैं एक रो में, एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड, B इज बिटवीन A एंड D। चलो B है A और D के बीच में, B है यहाँ पे A और D के बीच में। ओके, टू फाइंड आउट हु अमंग देम इज इन द मिडिल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर सफिशिएंट। देखो कौन सा मिडिल में है, हमें डेटा सफिशिएंसी का ये प्रॉब्लम है और हमें बताना है कि मिडिल में कौन बैठेगा। हमें बाकी पोजीशन से कोई मतलब नहीं है, जिसके बारे में पूछा गया बस उसके बारे में बताएंगे कि मिडिल पोजीशन पे कौन बैठेगा। एंड फॉर फाइंडिंग दैट आंसर हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखो फर्स्ट इज A is left of B and right of D. Okay, A is left of B and right of D. A B के लेफ्ट में है, D के राइट में है, ये कहीं भी पोजीशन जा सकता है, तो स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट नहीं है आंसर करने के लिए। ठीक है, चलो सेकंड स्टेटमेंट देखो, C is at the right end। अगर हम सिर्फ इतना बोलते हैं, अच्छा हमें इस स्टेटमेंट के साथ इसको मैच करना है कि E are sitting in a row, B is between A and D। अब B देखो A और D के बीच है, बी अगर ए और डी के बीच है, और यहाँ पे अगर हम उसके साथ मैच करें कि ए बी के लेफ्ट में है और डी के राइट में है, तो ये तो सेकंड पॉसिबिलिटी ऐसे ही रॉन्ग हो गया। इसको लेके हम चल सकते हैं कि बी के लेफ्ट में ए होगा और डी के राइट में ए होगा, तो ये चारों इस तरह से आएंगे, इस पोजीशन में आएंगे। बच गया कौन, एकमात्र एलिमेंट कौन सा बचा, सी बच गया। अब देखो सी यहाँ पे, ये चारों का कॉम्बिनेशन कैसे भी जा सकता है, ये चारों यहाँ पे हो सकते हैं, ये चारों इस सेट में हो सकते हैं। सो यहाँ पे डी ए बी ई ऐसे हो सकते हैं, या डी ए बी ई हो सकते हैं। सो देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज। ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट फर्स्ट इज नॉट सफिशिएंट टू आंसर अलोन। सेकंड स्टेटमेंट दिया सी इज एट द राइट एंड। अब सी इज एट द राइट एंड, उसको इसके साथ में रिलेट करो कि सी अगर राइट एंड पे आपने फिक्स कर दिया, और उसके बाद हमें ऐसे सेट करना है कि ए और ई के बीच में बी को बिठाना है, तो अभी भी ए और डी के बीच में कहीं पे भी बी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 इज अगेन नॉट सफिशिएंट टू आंसर। अब दोनों को कंबाइन करो, 1 और 2 दोनों को हम लोग क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जब अलग अलग आंसर नहीं मिल पाता है तो हम दोनों को कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन हम जैसे ही करेंगे तो हमें क्या समझ में आएगा कि सी राइट एंड पे है और डी ए बी ई ये चारों एक साथ होंगे, तो डेफिनेटली ऐसे होंगे चारों, इस तरह से आएंगे। सो डेफिनेटली मिडिल पोजीशन पे कौन बैठेगा, बी बैठेगा, और ये आंसर करने के लिए हमें दोनों को मर्ज करना पड़ा। सो बोथ पी एंड क्यू आर नेसेसरी टू आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे, रीजनिंग का नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सिनोनिम का है। बेसिकली इंग्लिश के वोकैब का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्म इज रिलेटेड टू फ्लैबी, फर्म इज रिलेटेड टू फ्लैबी इन द सेम वे एज फ्रीक्वेंट इज रिलेटेड टू। देखो यहाँ पे दोनों एंटोनिम वर्ड्स हैं, फर्म एंड फ्लैबी, तो फ्रीक्वेंट का एंटोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लीजेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए, होप सो क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है स्क्रीन पर। ओके, चलिए अब हम इसे सॉल्व करेंगे। सो द क्वेश्चन इज, देखो ध्यान से, क्या क्वेश्चन दिया है कि if V and C respectively denote the number of vowels and the number of consonants in this word. Okay, V का मतलब number of vowels and C का मतलब number of consonants। तो हमें बेसिकली ये बताना है कि इसका वैल्यू कितना मिलेगा। ओके, तो इसका वैल्यू हमें चेक करना है। सो यहाँ पे अगर हम टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करें, यहाँ पे इसमें से वॉवल्स कौन कौन है, देखो एक, यहाँ पे दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12। ओके, सो यहाँ पे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 नंबर ऑफ वॉवल्स हैं। वॉवल्स आर 12। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स को काउंट कर लो। कॉन्सोनेंट्स आर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एच को हमने वॉवल्स में काउंट किया क्या, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 वॉवल्स होंगे। वॉवल्स आर 11। ओके, 11 वॉवल्स आर देयर। अच्छा, कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट्स आप टोटल काउंट करके 11 माइनस कर दो। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28 टोटल एलिमेंट्स हैं। उसमें से अगर 11 वॉवल्स को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दें तो 28 माइनस 11 कितना बचेगा, ये आपका बच जाएगा बेसिकली 17। ओके, ये आपका 17 कॉन्सोनेंट हो गया। ओके, होप सो क्लियर। सो 17 कॉन्सोनेंट्स, 11 वॉवल्स, तो हमें ये वैल्यू पुट करके सॉल्व करना है। कॉन्सोनेंट 17 माइनस वॉवल्स 11 इनटू अगेन नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। ओके, सो अगेन कॉन्सोनेंट 17 डिवाइडेड बाय 5 इंटू वॉवल। 5 इंटू वॉवल्स का मतलब 11 माइनस 4, माइनस 4। ओके, होप सो क्लियर। चलिए अब इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ से इसको हम जैसे सॉल्व करेंगे तो अगेन 17 माइनस 11 ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 6 बेसिकली। तो 6 इंटू 17, ठीक है, और डिवाइडेड बाय यहाँ पे अगर आप इसको ऐसे करें तो 55 माइनस 4, 55 माइनस 4 हो जाएगा आपका 51। ओके, सो अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे यहाँ से तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 3 बार में गया, ये 2 बार में गया, तो फाइनल वैल्यू इज 2। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। तो बेसिकली हमने वॉवल्स का नंबर कैलकुलेट किया, कॉन्सोनेंट्स का नंबर कैलकुलेट किया एंड इस एक्सप्रेशन में रख के उसका वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। आंसर इज 2। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे आप सभी देख पा रहे हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। चलो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। आप सभी ट्राई करो क्वेश्चन को पढ़ के कि इसका आंसर क्या होना चाहिए।
Okay, so in a family of 6 persons, the question is, in a family of 6 persons, A, B, C, D, E, and F, there are two married couples. See, there are two married couples basically. Okay. D is the grandmother of A and the mother of B. D is the grandmother of A. Okay. So D is basically the grandmother of A. तो A के फादर या मदर की मदर हो जाएंगी D. ओके अभी A का जेंडर यहाँ पे पता नहीं है. ओके D is the grandmother of A and mother of B. D is also the mother of B. अब देखो यहाँ पे D अगर B की मदर है तो B can be the father of A और mother of A हम लोग बाद में देखेंगे. बट D यहाँ पे B की मदर है. C is the wife of B. चलो C है यहाँ पे B की वाइफ. अब अगर C B की वाइफ है तो B मेल है, C फीमेल है, इसका मतलब A इन्हीं का बच्चा हो जाएगा डेफिनेटली. C is the wife of B and mother of F. C is also the mother of F. तो A और F सिबलिंग्स होंगे यहाँ पे. F is granddaughter of E. F is granddaughter of E. तो E को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, यहाँ पे spouse of D होना पड़ेगा. And F is the granddaughter, तो F should be female. Okay. So यहाँ पे हमें दो मैरिड कपल मिल चुके हैं एंड दिस इज योर कंप्लीट फैमिली ट्री. दिस इज बेसिकली योर कंप्लीट फैमिली ट्री. इसके बेसिस पे हमें आंसर करना है. डी और ई हस्बैंड वाइफ है, इनका बेटा बी है, बी और सी हस्बैंड वाइफ है एंड इनके दो बच्चे हैं ए और एफ. इस पूरे क्वेश्चन में ए का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है. इस बात का ध्यान रखेंगे कि ए का जेंडर क्लियर नहीं है. तो कौन सा डेफिनेटली ट्रू होगा हमें ये बताना है. ठीक है. A is the brother of F, हम कंफर्म नहीं बता सकते, रॉन्ग है. D has two grandsons, D के दो ग्रैंडसन होंगे, ये भी कंफर्म नहीं बोल सकते. B has two daughter, ये भी हम नहीं बता सकते. None of the above will be the answer. इसमें से कोई भी स्टेटमेंट हम लोग डेफिनेटली ट्रू नहीं बोल सकते हैं बिकॉज A का जेंडर यहाँ पे क्लियर नहीं है. सो दैट्स व्हाई none of the above will be the answer. ओके, होप सो क्लियर. चलिए, That was question number 33. आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36. चलिए, ओके सो ये क्वेश्चन नंबर 36 हमारे सामने है. देखते हैं हम लोग कैसे काम करेंगे इसको. सी, द क्वेश्चन इज हाउ मेनी more words not necessary meaningful can be formed using the letters of the word rhythm taking all at a time. अब ठीक है, देखो ये क्वेश्चन बेसिकली मैथ्स का हो गया बिकॉज जहां भी मीनिंगफुल हम लोग मीनिंगफुल कंसिडरेशन को छोड़ देते हैं तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन जाता है. तो जब मैं मैथ्स का डिस्कशन करूंगा तो इसको वहां पे ऐड करके मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊंगा. ठीक है. चलिए, अभी रीजनिंग सेक्शन में नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं हम लोग. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके सो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है. देखो हमें अगेन सिनोनिम बताना है. ठीक है. इनका रिलेशनशिप डिकोड करके हमें यहाँ पे बताना है कि क्या होगा. तो डेफिनेटली देखो यहाँ पे जियोपार्डी और पेडिल लिखे हुए हैं. तो बेसिकली बोथ आर सिनोनिम्स. तो जेलसी का यहाँ पे सिनोनिम क्या होगा. जेलसी का सिनोनिम एनवी, इनसिक्योरिटी, लस्ट एंड सिन. तो यहाँ पे एनवी विल बी द मोस्ट सुटेबल वर्ड. ऑप्शन नंबर ए विल बी द आंसर. ओके, चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 47 जो इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन है. चलो 47. ओके, क्वेश्चन नंबर 47 we have to do. ओके सो क्वेश्चन नंबर 47 ये रहा हमारे सामने. नॉन वर्बल रीजनिंग का ये क्वेश्चन है हमारे पास. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द करेक्ट फिगर इन विच द गिवन फिगर ऑन द बिलो इज एम्बेडेड. ओके, हमें करेक्ट फिगर फाइंड करना है जिसमें ये क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड होगा.
तो किस फिगर में हमें ये क्वेश्चन फिगर एम्बेडेड मिलेगा? अगर आप ध्यान से देखो तो एम्बेडिंग किस में होगा? अगर आप ध्यान से देखें, ये थोड़ा गेम ऑफ आईज होता है, आपको ध्यान से देख के चेक करना होता है कि ये फिगर एग्जैक्टली किस ऑप्शन फिगर में हिडन मिलेगा। आप टर्न भी कर सकते हैं फिगर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप टर्न करके देखोगे 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये ऑप्शन ए में तो मिल रहा है। ऑप्शन ए के अलावा क्या और किसी शेप में मिलेगा? यस, डेफिनेटली ऑप्शन सी में भी मिल रहा है, लेकिन ऑप्शन सी में सेम टू सेम मिल रहा है। ऑप्शन ए में टर्न करके मिलेगा, तो मोर सुटेबल आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो ये क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे सामने है स्क्रीन पे। सी द क्वेश्चन इज, हमें एक प्रॉब्लम फिगर दिया है एंड इसके साथ कुछ आंसर फिगर्स दिए हैं। ओके, वी हैव गिवन अ प्रॉब्लम फिगर एंड इसके साथ कुछ आंसर फिगर्स दिए हैं। तो करना क्या बेसिकली कि एक बार इंस्ट्रक्शन आप एक एट ए ग्लांस हमेशा देखेंगे एग्जाम्स में। सो द टू प्रॉब्लम फिगर्स हैव सम कॉमन, two problem figures have some common characteristic features. Okay, you have to find out of the answer figure which has the same commonality. Again वही चीज बताना है कि इन दोनों में एक कैरेक्टरिस्टिक कॉमन है, एक नेचर कॉमन है। तो सेम नेचर किस में मिलेगा आंसर फिगर में? तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है। तो अगर हम इस सीक्वेंस में हम आगे जाएं, या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं या इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएं, तो हमारे थर्ड फिगर में जो रिक्वायर्ड फिगर है उसमें 2 प्लस होना चाहिए था, क्योंकि 1 प्लस और 3 प्लस यहाँ पे ऑलरेडी है। तो फिगर में 2 प्लस होना चाहिए। सो 2 प्लस के ऑर्डर के हिसाब से देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी द मोस्ट सुटेबल आंसर। ओके, क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग इसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। ओके, सो अगेन हमारा वही सीक्वेंस है। अगर आप ध्यान से देखें, जो सीक्वेंस हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले, वही सीक्वेंस है। और इस सीक्वेंस के बेसिस पे हमें बताना है, आंसर करना है कि क्या होगा। सो क्वेश्चन पूछा गया कि हाउ मेनी सिंबल्स, हाउ मेनी सिंबल्स, how many symbols are there in the sequence that are immediately followed by a digit? How many symbols are followed by a digit? और नंबर आप लिख सकते हो अपने समझने के लिए, नंबर एंड प्रेसिडेड बाय अ लेटर, प्रेसिडेड बाय अ लेटर। सी ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, देखो यहाँ पे काफी इंटरेस्टिंग है। इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन मिस्टेक्स काफी करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपको थोड़ा केयरफुली करना है। हम लोग कैसे काम करेंगे, देखो हाउ मेनी सिंबल्स आर इमीडिएटली फॉलोड बाय अ नंबर एंड इमीडिएटली प्रेसिडेड बाय अ लेटर। ऐसे कितने सिंबल होंगे जिनके ठीक बाद में नंबर हो और ठीक आगे में लेटर हो, तभी हम उनको काउंट करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे देखो यहाँ पे डॉट सिंबल है, अगर आपने देखा होगा ध्यान से, यहाँ पे डॉट है, डॉट के बाद में नंबर नहीं है, तो इसे हम काउंट ही नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ो। नेक्स्ट सिंबल है डॉलर, देखो डॉलर के बाद में नंबर नहीं है, काउंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट सिंबल है देखो क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद में नंबर है, आगे लेटर है, तो क्वेश्चन मार्क बिल्कुल काउंट होगा। नेक्स्ट देखो सिंबल हैशटैग, हैशटैग के बाद में नंबर नहीं है, नहीं आएगा। एट द रेट, बिल्कुल बाद में नंबर है लेकिन आगे में लेटर नहीं है, तो काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज देखो यहाँ पे नेक्स्ट सिंबल डेल्टा, अगर ट्रायंगल डेल्टा देखें बाद में नंबर आगे लेटर, बिल्कुल काउंट होगा। उसके बाद नेक्स्ट सिंबल प्लस, ये काउंट नहीं होगा। सो हाउ मेनी सिंबल्स आर सैटिस्फाइंग दिस कंडीशन? ओनली 2 सिंबल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है। सी अगेन अगेन सिनोनिम का ये एनालॉजी का ये प्रॉब्लम है, और वर्ड्स के बेसिस पे आपको आंसर करना होता है। तो बहुत आराम से आप यहाँ पे आंसर कर सकते हैं। क्या हो जाएगा ये
क्वार्ट्स को रेडियो, देखो क्वार्ट्स से बेसिकली रेडियो बनता है, क्वार्ट्स जो बैटरी होती है वो एनर्जी सोर्स माना जाता है रेडियो में, तो जिप्सम से क्या बनेगा, जिप्सम से बेसिकली आपका बनेगा पोर्सिलेन, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए होप सो क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन पे ये रहा, वेन डायग्राम का ये क्वेश्चन है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज which of the following four logical diagrams represents correctly the relationship between musicians, instrumentalists, you have to tell the relationship between musicians, instrumentalists and violinists। तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले भी म्यूजिशियन होते हैं, वायलिनिस्ट बजाने वाले भी म्यूजिशियंस होते हैं, तो म्यूजिशियन के कैटेगरी में दोनों आ जाएंगे। और वायलिनिस्ट बेसिकली कौन होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट ही तो होते हैं। म्यूजिशियन में सिंगर अलग होते हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट जितने भी होते हैं वो सब कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। तो ऑल वायलिनिस्ट आर बेसिकली इंस्ट्रूमेंटलिस्ट एंड इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, सम इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर वायलिनिस्ट। तो बेसिकली इसका डायग्राम, सूटेबल डायग्राम कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, जिसमें ऑल वायलिनिस्ट आर इंस्ट्रूमेंटलिस्ट और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट आर म्यूजिशियंस। ओके, सो दिस विल बी द मोस्ट सूटेबल डायग्राम, ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। चलिए ये 83 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट रीजनिंग का। 83 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है, क्या करेंगे हम लोग, देखो द क्वेश्चन इज सपोज यस्टरडे इज नॉट संडे, यस्टरडे इज नॉट संडे, ध्यान से देखेंगे सभी, यस्टरडे इज नॉट संडे, सो विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, अगर यस्टरडे संडे नहीं होगा तो डे आफ्टर टुमारो, द डे आफ्टर टुमारो क्या नहीं हो सकता है। आप इसमें ये मान लो कि अगर यस्टरडे संडे था, यस्टरडे का मतलब क्या होता है, बीता हुआ कल। ठीक है, अगर यस्टरडे संडे था, अगर यस्टरडे संडे था, तो अगर यस्टरडे संडे था तो आज क्या होगा, आज क्या हो जाएगा, आज मंडे हो जाएगा। यस्टरडे संडे था तो आज का डे क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डे कैन नॉट बी द डे आफ्टर टुमारो। अच्छा, डे आफ्टर टुमारो, अगर आज का डे मंडे हुआ तो डे आफ्टर टुमारो क्या आएगा, डे आफ्टर टुमारो मतलब आने वाले कल के बाद वाला दिन, आने वाला परसों। तो आने वाला परसों, अगर आज मंडे है तो आने वाला परसों क्या होगा, वेडनेसडे होगा। ये तब होता अगर हमारा यस्टरडे संडे होता तो आज का दिन मंडे होता, तो डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे होता। लेकिन अगर यस्टरडे संडे नहीं होगा तो आज मंडे नहीं होगा, तो डे आफ्टर टुमारो वेडनेसडे नहीं होगा। आंसर विल बी सी, ऑप्शन नंबर सी, वेडनेसडे इज द आंसर। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या नहीं हो सकता, आप मान लो कि अगर वो दिन होगा तो उसके अकॉर्डिंग क्या नहीं, क्या आ सकता है, और जो आ सकता है वो आंसर में डेफिनेटली नेगेटिव सेंस में भी वही चीज आएगा, बिकॉज नॉट नॉट दो नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो वहां पर अल्टीमेटली हमारा आंसर क्या बन गया, ऑप्शन सी, वेडनेसडे। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 83। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ये अरिथमेटिकल ऑपरेशन का प्रॉब्लम है हमारे सामने। नेक्स्ट हम लोग इसे सॉल्व करेंगे, सभी ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो इसको कि हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 86, ट्राई कीजिए सभी लोग। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन क्या दिया है, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन। बेसिकली यहाँ पे ये डिवीजन साइन है, मैं साइंस को एक बार क्लियरली लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। दिस इज डिवीजन, दिस इज प्लस, दिस इज डिवीजन, दिस इज प्लस। ओके, अच्छा उसके बाद दिस इज प्लस, दिस इज डिवीजन, दिस इज डिवीजन, दिस इज प्लस। ओके,
तो ये अलग अलग सिंबल्स हैं, हमें इसके बेसिस पे बताना है ना कि यहाँ पे प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड सो ऑन। तो हमें इसका वैल्यू बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी से चेक करना शुरू करोगे, बिकॉज ये टाइम वेस्ट करवाने के लिए क्वेश्चन दिया जाता है। नॉर्मली ऑप्शन डी से चेक करने पे जनरली आपका आंसर जल्दी मिलता है। तो ऑप्शन डी से चेक करो। यहाँ पे आप पहले एक्सप्रेशन लिख दो कि 18 6 7 5 2। चलो अब इसका एक्सप्रेशन आप लोग पुट करो। यहाँ पे डिवीजन का मतलब क्या होगा, देखो प्लस मींस, अगर मैं यहाँ पे सिंबल थोड़ा क्लियर कर दूं आप सभी के लिए, यहाँ प्लस मींस डिवीजन, प्लस स्टैंड्स फॉर डिवीजन, अच्छा ये डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। चलो अब सिंबल्स का मीनिंग पुट करते हैं। यहाँ पे डिवीजन दिया है तो डिवीजन का मतलब क्या, मल्टीप्लिकेशन, तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन होगा। इनटू मींस सब्ट्रैक्शन, इनटू मींस सब्ट्रैक्शन, प्लस मींस डिवीजन अगेन, एंड माइनस मींस व्हाट, माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, दिस वन। सो अब यहाँ पे हार्डली आपको ये स्टेप लिखना है, एक स्टेप, इसके बाद लिखने का काम नहीं करना है, हम बस बोर्ड मास के अकॉर्डिंग देख देख के कैलकुलेट करेंगे। तो आप इसे जैसे ही कैलकुलेट करोगे, हमें वैल्यू 22 चाहिए। सबसे पहले हम बोर्ड मास में डिवीजन करते हैं, ये 7/5 दे देगा। 7/5 वैल्यू डेसिमल्स में आएगा, तो जैसे ही 7/5 में ब्रेक करोगे, इसका वैल्यू कभी भी प्योर वैल्यू 22 नहीं मिलेगा। सो ऑप्शन डी तो वहीं से खत्म, ऑप्शन डी वहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है अगर हम देखें तो, एक मिनट, ओके, नेक्स्ट ऑप्शन, इसको मैं थोड़ा गैप करके लिख रहा हूं ताकि थोड़ा हमें इरेज करने में थोड़ा ठीक हो। ओके, सो द एक्सप्रेशन वाज 18 6 7 5 2। ओके, सो नेक्स्ट एक्सप्रेशन हमें क्या करना है, देखो ऑप्शन नंबर सी को चेक करेंगे। इनटू मींस व्हाट, इनटू मींस सब्ट्रैक्शन, अच्छा प्लस मींस व्हाट, प्लस मींस डिवीजन, डिवीजन मींस व्हाट, डिवीजन स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, एंड माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन। ओके, चलो माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन, तो इसका वैल्यू हमें बताना है क्या होगा। सब लोग चेक करो आराम से और देखो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, एनीवन। सो इसका वैल्यू हम लोग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे आप जैसे कैलकुलेट करेंगे, डायरेक्टली मेंटली कैलकुलेट करो, पहले डिवाइड करेंगे 6/7, डेसिमल में आएगा, इसका वैल्यू भी कभी भी प्योर वैल्यू 16 नहीं देगा, तो ये एक्सप्रेशन यहाँ से भी खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर सी खत्म। नेक्स्ट हम लोग चेक करेंगे, नेक्स्ट आप लोग चेक करो ऑप्शन नंबर बी को। ऑप्शन बी में हमने क्या लिखा था, देखो प्लस का मतलब अगेन डिवीजन होगा, डिवीजन का मतलब अगेन मल्टीप्लिकेशन होगा, अच्छा इनटू, इनटू मतलब अगेन सब्ट्रैक्शन होगा, एंड माइनस का मतलब क्या होगा, माइनस स्टैंड्स फॉर एडिशन। चलो अब इसके बेसिस पे हमें बताना है कि आंसर क्या होगा। वंस अगेन यहाँ पे डिवाइड करेंगे, पहले 18/6 कितना 3 हो जाएगा, 7 3 21, 21 माइनस 5 कितना 16, और 16 प्लस 2 कितना 18, विच इज द आरएचएस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो ऐसे करके ही आपको सॉल्व करना होता है। होप सो यहां तक क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 86। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, डीडीटी इज रिलेटेड टू एब्रिविएशन। देखो यहाँ पे डीडीटी ऑलरेडी एब्रिविएशन होता है, हमें पता है कि डीडीटी यहाँ पे एब्रिविएशन होता है, मतलब शॉर्ट फॉर्म होता है। सो इन द सेम वे एज लेजर, लेजर क्या होता है, लेजर क्या होता है, यहाँ पे हम कैसे बताएंगे, सी ऑप्शंस आर एंटीथेसिस, एक्रोनिम, एपिग्राम एंड एपिथेट। लेजर भी यहाँ पे एक सेंटेंस का शॉर्ट फॉर्म होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिकली एपिग्राम बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन 90 नंबर, इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन, चलो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हम लोग बनाएंगे, देखते हैं। चलो सब लोग ध्यान दो, ये अगेन नॉन वर्बल का एक क्वेश्चन है हमारे सामने, और इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, होप सो सबको क्लियरली क्वेश्चन विजिबल है। चलिए हम लोग इसका आंसर करेंगे। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है,
In each question below, problem figures are given. These are followed by 4 answer figures indicated by A, B, C, and D. The 2 problem figures have some common characteristic features. You have to find out the answer figure. Okay, again फिर से वही काम करना है कि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया है इसमें कॉमन प्रॉपर्टीज हैं और सेम कॉमन प्रॉपर्टी किस ऑप्शन फिगर में मिलेगा हमें ये बताना है. ओके चलिए, सो उसके बेसिस पे काम करेंगे. कैसे करेंगे देखते हैं. सी, यहाँ पे 4 शेप्स हैं, स्क्वायर, ट्रायंगल, एस एंड सर्कल. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से इस शेप में चेंजेस क्या हुए हैं देखो कि यहाँ पे ये एक पोजीशन राइट में शिफ्ट हुआ, सर्कल एक पोजीशन राइट में, ट्रायंगल एक पोजीशन राइट में, एस एक पोजीशन राइट में. तो इसके बाद जो नेक्स्ट फिगर मिलेगा उसमें एक पोजीशन राइट में शिफ्ट करेंगे तो एस यहाँ पे आ जाएगा, स्क्वायर नीचे आ जाएगा, सर्कल यहाँ पे आ जाएगा, ट्रायंगल ऊपर हो जाएगा. तो देखो तो ये शेप किस में बन रहा है, ऑप्शन नंबर बी में हमारा सेम टू सेम शेप आ रहा है. दैट विल बी द आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, होप सो क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, आप सभी के सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है. चलो कैसे काम करेंगे देखते हैं. सी, दिस इज द क्वेश्चन और इसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे देखो. इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड रामकृष्ण आर rearranged according to English alphabetical order, how many letters will remain in the same position? Okay, रामकृष्ण में हमें अल्फाबेट्स को अरेंज करना है. तो अगर आप ध्यान से देखो तो बेसिकली यहाँ पे रामकृष्ण लिखा हुआ है, इसको अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करें सो 2 बार ए लिखेंगे पहले, उसके बाद नेक्स्ट नंबर टू नंबर रिलेट करते जाओ. नेक्स्ट अल्फाबेट विल बी व्हाट, एच आ जाएगा, एच का नंबर 8 होता है. उसके बाद नेक्स्ट आई आ जाएगा, उसका नंबर 9 होता है. उसके बाद देखो नेक्स्ट आपका आई के बाद के आ जाएगा, के का नंबर 11 होता है. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद अगर हम आगे बढ़े तो के बाद अगर हम के बाद आगे बढ़े सो दैट विल बी 13. एम आ जाएगा, एम के बाद देखो यहाँ पे एन आ जाएगा 14 नंबर पे, और उसके बाद क्या बचा, 14 के बाद आपका 18 नंबर पे, 18 नंबर पे आर आएगा, लेकिन आर 2 बार है, यहाँ पे आर 2 बार है. ठीक है, सो 4 5 6 7 8 9 10, 4 5 6 7 8 9, और एक अल्फाबेट बचा हुआ है, कौन सा बचा है, एस बचा है. एस विल बी इन द लास्ट. सो ये अल्फाबेट्स हम लोग इस प्रकार अरेंज करेंगे, डिक्शनरी ऑर्डर या अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोले तो हमें बोला गया कि बताओ ऐसे अरेंज करने पे किस अल्फाबेट का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, सेम रहा. देखो के का पोजीशन यहाँ पे बिल्कुल सेम है, बाकी सबका चेंज हो गया. तो ओनली वन अल्फाबेट विल बी देयर व्हिच इज के. ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर. ओके, होप सो क्लियर. चलिए, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 94. आगे बढ़ते हैं. आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101 हमारे सामने है. अगेन अल्फा न्यूमेरिक प्रॉब्लम का ये क्वेश्चन आप सबके सामने स्क्रीन पे. चलिए कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं इसको. ओके, सो द क्वेश्चन इज, ये हमारा सीक्वेंस दिया है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज का. द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर ऑफ सिंबल्स इज, हमें बताना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ डिजिट्स एंड द नंबर ऑफ सिंबल. बस नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे काउंट करना है, डिजिट का मतलब नंबर, एंड नंबर ऑफ सिंबल्स, इनका प्रोडक्ट हमें करना है. तो यहाँ पे नंबर्स कितने आएंगे अगर आप ध्यान से देखो तो 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 नंबर्स हैं यहाँ पे. सिंबल्स कितने हैं, सिंबल्स यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिंबल्स हैं. एंड 7 9 63 विल बी द आंसर. ऑप्शन नंबर सी 63 विल बी द आंसर. ओके, ऑल्सो क्लियर. तो नंबर ऑफ नंबर्स इनटू नंबर ऑफ सिंबल्स. नंबर्स यहाँ पे कितने थे सीरीज में, 9 थे. सिंबल्स यहाँ पे 7 थे, और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आ गया, 63. देखो इस साइड के क्वेश्चन क्या होता है कि बनाना बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से बन जाते हैं.
लेकिन एग्जाम में आप प्रैक्टिस आपने किया है तो आप बहुत जल्दी कुछ ही सेकंड्स में बना दोगे। और रीजनिंग और मैथ्स का हर एक क्वेश्चन आप बिना पेन उठाए, WBCS मेंस हो या प्रीलिम्स हो, बिना पेन उठाए आप 10 सेकंड के अंदर बहुत आराम से आंसर कर सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन हो। बस यहाँ पे आपको समझाना है, एक्सप्लेन करना है। और मैं जो स्टूडेंट अभी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा है, जिसे कुछ भी नहीं पता है, मैं उसको भी कंसिडर करके चल रहा हूं, ताकि वो स्टूडेंट जब इस वीडियो को देखें तो उन्हें भी समझ में आ जाए एक बार में। और एक बार में अगर आपको PYQ समझ में आ जा रहा है तो मोटिवेशन अलग अंदर से आपका स्ट्रांग हो जाता है कि हम ये एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो होप सो यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। ओके ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। ओके दिस इज वी हैव अ सीक्वेंस। ओके चलो, तो हमें सीक्वेंस में क्या करना है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ बेसिकली हमें डेट्स दिए हैं। हमें यहाँ पे डेट्स दिए हैं, देखो 6 दिसंबर 1971, 6 दिसंबर 1971, 2 जनवरी 1972। तो 6 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में आपका गैप कितने का हो गया बेसिकली। आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आप कितना आगे बढ़े, यहाँ से यहाँ तक आप कितना आगे बढ़े। 6 दिसंबर से अगर आप काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके 25 डेज बेसिकली, और +2 आपका 27 डेज, 27 डेज फिर आगे बढ़ेंगे तो 29 जनवरी अगेन 27 डेज आपका ऐड हो गया। और उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो 25 फरवरी अगेन आपका 27 डेज ऐड हो गया। तो 1972 ऑर्डिनरी ईयर है या लीप ईयर है, लास्ट के 72 डिजिट में आप 4 से डिवाइड करो, ठीक है। ये कट जाएगा तो ये लीप ईयर है, फरवरी 29 डेज का होगा, और उसमें 27 आप ऐड करोगे तो 4 तो यही हो गया, बचा 23। तो मार्च का 23 तारीख हो जाएगा। तो मार्च का 23 तारीख कौन सा डे है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सो +27 करके ये डे हमारा आगे बढ़ रहा था, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, 23 मार्च 1972। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके होप सो क्लियर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने स्क्रीन पे ये रहा, हमें इसे चेक करना है। ओके होप सो क्वेश्चन विजिबल है सबको क्लियरली। ये थोड़ा साइड में क्रॉप हो गया, बट मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये थोड़ा PDF बनाने में थोड़ा सा क्रॉप हो चुका है, बट कोई बात नहीं, हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ओके चलिए सो देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया क्वेश्चन में। चूज द अप्रोप्रिएट फिगर, हमें इस फिगर को चूज करना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे काम करेंगे, देखो हमें इस फिगर को चूज करना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा। ओके सो क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा हम लोग कैसे बताएंगे। सी आप हर फिगर को आपको एनालाइज करने की जरूरत नहीं है, आप किसी भी एक फिगर को चेक करके आप बहुत आराम से अपना आंसर बता सकते हैं। ओके मैं बस रीजनिंग के पार्ट्स को डिस्कस कर रहा हूँ, बाकी जितने भी क्वेश्चंस होंगे कंप्लीट मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे, जिसको इसके बाद वाले वीडियो में हम मैथ्स वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, उस सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ओके चलिए सो यहाँ पे बस शेप्स को ध्यान से देखो। अगर हम शेप को देखें तो यहाँ पे ट्रायंगल है और यहाँ पे हेक्सागन है। चलो सर्कल है, डबल सर्कल है, और यहाँ पे सिंगल सर्कल है। ओके देखो यहाँ पे 3 डॉट्स आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे एक फिगर के अंदर दूसरा फिगर है, एक ट्रायंगल है, और एक अगेन 2 फिगर्स ओवरलैप कर रहे हैं। अगर आप डॉट्स को देखो तो यहाँ पे 3 डॉट और यहाँ पे ब्लैंक, यहाँ पे 5 डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो 1 2, और देखो यहाँ पे जो शेप है, अगर हॉरिजॉन्टली आपको लॉजिक ना मिले तो आप वर्टिकली देख लो। यहाँ पे सर्कल के अंदर ट्रायंगल था, थर्ड फिगर में सर्कल के अंदर ही ट्रायंगल है लेकिन सर्कल डबल हो गया, और सेकंड फिगर में फर्स्ट वाला फिगर सिंगल आ गया। अगेन देखो यहाँ पे ये जो शेप था ये डबल सर्कल के अंदर हो गया, और यही सर्कल यहाँ पे डबल फॉर्म में यहाँ पे आ गया। ओके नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो शेप है ये डबल सर्कल के अंदर आएगा। तो ये शेप डबल सर्कल के अंदर किस में है, देखो ऑप्शन नंबर ए विल बी डेफिनेटली द आंसर। ओके तो एक पैटर्न को देख करके ही आप लोग आराम से आंसर बता सकते हैं। ओके होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ेंगे इसके बाद। सी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है। ओके, दैट इज 12 नंबर। ओके, चलिए, दैट इज 112। ओके, सो मशीन इनपुट के मैं क्वेश्चंस को अलग से एक्सप्लेन करूंगा, उनको मैं फिलहाल के लिए स्किप कर रहा हूं। बाकी जो रीजनिंग के क्वेश्चंस है पहले हम उनको देख लेते हैं। चलिए, दिस इज 112 क्वेश्चन। सो इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इफ द फिफ्थ डे ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ इज वेडनेसडे, फिफ्थ डे ऑफ अ पर्टिकुलर मंथ इज वेडनेसडे, व्हाट विल बी द 23rd डे? बहुत इजी क्वेश्चन। 5 तारीख वेडनेसडे, 23 तारीख कौन सा दिन होगा? दोनों का डिफरेंस 23 - 5 कितना? 18 होगा। कैसे निकालोगे इसका सॉल्यूशन? मैंने बताया भी था क्लास में अपने स्टूडेंट्स को। 23 - 5 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। इन दो नंबर्स का डिफरेंस 23 - 5 18 हो गया। 18 में 7 से डिवाइड करो, और 7 से डिवाइड करने पे ऑलवेज रिमाइंडर लिखते हैं, शेषफल। तो रिमाइंडर कितना बचेगा? यहाँ से 4 बचेगा रिमाइंडर, और जो भी 4 बचा उसको यहाँ पे 7 2 14 खत्म, रिमाइंडर 4 बचेगा। तो यहाँ से 4 को इस गिवन डे में ऐड कर दोगे, तो वेडनेसडे प्लस 4 मतलब वेडनेसडे के 4 दिन बाद थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। द आंसर विल बी clearly Sunday. Option number B, Sunday is the right answer. Okay, hope so clear. चलिए, next moving on to the next question. Question number 116 देखते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आई थिंक कट चुका है। 117 देखते हैं हम लोग। 117 नंबर क्वेश्चन। चलिए, 117 हमारे सामने। हाँ, ये रहा हमारे पास 116 नंबर क्वेश्चन। चलिए, इसको हम लोग बनाएंगे। 116 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने है। आई थिंक क्वेश्चन विजिबल टू ऑल। चलिए, हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल, डायरेक्शन डिस्टेंस का ये प्रॉब्लम है। तो कैसे करेंगे? सी द क्वेश्चन इज, संजीव वॉक्स 10 meters towards the south. संजीव वॉक्स 10 मीटर टुवर्ड्स द साउथ। चलो, संजीव को चला दो, 10 मीटर साउथ में चला। ओके, टर्निंग टू लेफ्ट ही वॉक्स 20 मीटर। लेफ्ट मोड़ के ये चल दिया 20 मीटर्स, एंड देन मूव टू राइट। ओके, मूव टू राइट, यहाँ से राइट टर्न किया। आफ्टर मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर्स, यहाँ से राइट लेके 20 चलने के बाद ही टर्न्स टू द राइट एंड वॉक्स अनदर 20 मीटर्स। यहाँ से फिर से राइट लेके फिर से 20 मीटर चला। सी, संजीव 10 मीटर साउथ में गया, लेफ्ट लेकर के 20 चला, देन राइट लेकर के 20 चला, एंड अगेन राइट लेकर के अनदर 20 चला। फाइनली ही अगेन टर्न्स टू द राइट एंड मूव्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर्स। फिर से राइट लेकर के 10 मीटर चल दिया। अब देखो, मैं इसलिए हमेशा बताता था आपको, क्लासरूम में भी मैंने कई बार बताया था कि ये डिस्टेंस का ध्यान रखेंगे। अगर 20 इतना बनाए हो तो 10 उसका हाफ ही चलेगा। तो ये सर्टेन रिक्वायर्ड डिस्टेंस यहाँ पे गैप 10 का है। हमें पूछा गया है हाउ फार एंड इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। तो स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे था, ए था ये, और ये फाइनल पॉइंट बी यहाँ पे पहुंच गया। ये डिस्टेंस तो 10 था, ये डिस्टेंस कितना बचा? 20 - 10, ये भी 10 बचा। तो ए बी का डिस्टेंस टोटल कितना बचा है? 10 + 10, यानी कि 20 मीटर डिस्टेंस बचा हुआ है। 20 मीटर्स साउथ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनिशियल पॉइंट से ये साउथ की तरफ है, सो 20 मीटर साउथ इज द क्लियरली राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ठीक बाद वाला ये रहा, क्वेश्चन नंबर 117। अब देखना, ये WBCS कई बार ऐसा काम करता है, आप सभी थोड़ा केयरफुल रहना, बिकॉज जो भी क्वेश्चन आपको बड़ा लगे
बड़ा इन द सेंस कि ये बेसिकली पजल का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत छोटा फॉर्म है पजल का। लेकिन डब्ल्यूबीसीएस ऐसे पजल से सिर्फ एक सवाल नहीं पूछेगा, सवाल 3-4 पूछेगा, और आपको डिस्टर्ब करने के लिए तीनों 4 क्वेश्चन एक जगह पे नहीं दिए होंगे, वो अलग अलग क्वेश्चंस अलग अलग नंबर में पूछे जाएंगे। अभी हमने इस क्वेश्चन को आगे बनाया, 10-12 क्वेश्चन पहले हमने इसको बनाया, उसके बाद सेम क्वेश्चन दिया है और उसका बस क्वेश्चन चेंज कर दिया है, आस्किंग क्वेश्चन यहाँ पे चेंज किया गया है, बट डेटा हमारे पास सेम है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे एग्जाम में कि जब ऐसे पजल के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करोगे तो वो अच्छे से साइड में सॉल्व करोगे कहीं पे, क्योंकि आपको फिर वापस उस सॉल्यूशन में जाना पड़ेगा और जा करके आपको दोबारा इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, उसी सॉल्यूशन को आप देख के बहुत आराम से आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको समझाने के लिए फिर से बना देता हूँ। 6 मेंबर्स थे, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इज मदर, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इज मदर। ओके देखो, नहीं ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है। ओके यहाँ पे क्वेश्चन चेंज कर दिया गया, हम लोग देखते हैं। सी के मदर की सिस्टर इन लॉ बी है, ठीक है, सी के मदर की सिस्टर इन लॉ यहाँ पे बी है, तो हम सॉल्व करते हैं। सी सी के मदर की सिस्टर इन लॉ, अगर मदर की सिस्टर इन लॉ मतलब कौन हो जाएंगी, इनके हस्बैंड की सिस्टर हो जाएंगी, यहाँ पे कौन, बी हो जाएंगी। सो बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इज मदर। ओके, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, चलो एफ यहाँ पे आ जाएगा। ए इज द फादर ऑफ डी एंड एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ ए, एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ ए एंड ए इज द फादर ऑफ डी, तो बेसिकली डी के फादर यहाँ पे ए हो जाएंगे एंड एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। तो यहाँ पे बच कौन गया इस फैमिली में, ए बी सी डी ई एफ में कौन बचा, ए बी सी डी ई एफ में ई बचा, जो कि यहाँ पे हो जाएंगी, डी की वाइफ हो जाएंगी। सो दिस इज बेसिकली द कंप्लीट फैमिली ट्री। अब इसके बेसिस पे मैंने आपको वही बताया कि इस एक पजल से 2-3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो ये सॉल्यूशन जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो इसको साइड में लिखेंगे कहीं पे। ओके, उसके बेसिस पे आपके मल्टीपल क्वेश्चंस आंसर आउट होंगे। सो अब बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर हम लोग कैसे करेंगे, देयर आर 3 मेल मेंबर्स इन द फैमिली। ओके, 3 मेल मेंबर्स हैं, 3 मेल तो मिल ही चुके, ए डी और एफ, बाकी 3 फीमेल्स हो जाएंगी। तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, द मेंबर्स ऑफ द फैमिली बिलोंग टू हाउ मेनी जनरेशंस, देयर आर 3 जनरेशंस, डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी 3 जनरेशंस इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक इसके बाद वाला। चलो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी देखिए ध्यान से और आंसर करने की कोशिश कीजिए, इसका आंसर क्या होगा, सब लोग आंसर करेंगे। सो फाइंड द करेक्ट फिगर, you have to find the correct figure in which the given figure on the below is embedded। again embedded figure, ये हिडन या एम्बेडेड इसी को बोलते हैं। ये क्वेश्चन फिगर किस आंसर फिगर में छुपा है आपको बस ये बताना है। ओके, कैसे बताएंगे, चलो ध्यान से देखो कि ये बस गेम ऑफ आईज है और कुछ खास तो है नहीं, आप ध्यान से देख के आराम से आंसर कर सकते हो। तो क्वेश्चन फिगर किस आंसर फिगर में हिडन है, आप अगर ध्यान से देखें यहाँ पे, तो पैटर्न कौन सा बनेगा, ये एम के साथ, देखो यहाँ पे अगर मैं इस पैटर्न को यहाँ पे इंडिकेट करूं, तो ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये जो ऐसा पैटर्न बन रहा है, देखो ये बेसिकली हमारा क्वेश्चन फिगर बन गया, वहां पे क्वेश्चन फिगर जैसा पैटर्न बन गया, तो क्लियरली ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो गेम ऑफ आईज है, बस आपको ध्यान से देख के उसी हिसाब से गेम को खेलना है। ओके, तो सो क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद क्वेश्चन 125, चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन 125 लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन बेसिकली, चलो कैसे काम करेंगे देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास, ओके सो क्या करेंगे, कैसे आंसर करेंगे देखते हैं, चलिए। सी, ये सेट है हमारे पास और इसमें क्या दिया गया है, रीड द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अगेन इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्संस, देखो अब ये वही चीज जो मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशंस को आप लिख करके रखेंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन रिपीट होगा तो सेम सॉल्यूशन देख के आप आंसर कर दोगे, दोबारा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। चलो, इन अ फैमिली ऑफ 6 पर्सन देयर आर 2 मैरिड कपल्स, डी इज द ग्रैंड मदर ऑफ ए, डी अगेन ए की ग्रैंड मदर, तो डी यहाँ पे ए की ग्रैंड मदर हो जाएंगी, ए की फादर की मदर थी,
एंड मदर ऑफ बी, डी इज द मदर ऑफ बी, तो बी यहाँ पे डेफिनेटली इसके फादर होंगे। सी इज द वाइफ ऑफ बी, सी इज द वाइफ ऑफ बी एंड मदर ऑफ एफ, तो एफ यहाँ पे इसके सिबलिंग हो जाएंगे। एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, एफ इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ई, तो ई यहाँ पे मेल हो जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे ये सभी पर्सन हमें पता है, बस ए का जेंडर हमें पता नहीं था। सेम मैंने सॉल्यूशन यहाँ बना दिया। एंड द क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कपल्स, कपल्स कौन है, डी ई और बी सी हैं। देखो ऑप्शन में क्या है, डी ई दिया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, चलिए देखते हैं इसको हम लोग कैसे करेंगे। द क्वेश्चन इज pointing to a photograph, pointing to a photograph, a lady tells, पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये ब्लड रिलेशन का। मैंने इस टाइप के भी क्वेश्चंस कराया था क्लास में, आपको याद होगा। जितने स्टूडेंट्स मेरे क्लासरूम वाले अभी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उन्हें पता होगा कि सेम इस टाइप के काफी क्वेश्चंस मैंने क्लास में करवाया था। तो बहुत इजी होता है, आप बस बिना पेन उठाए आराम से आंसर कर सकते हो। कैसे क्वेश्चन का आंसर करेंगे, देखो, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ अ लेडी टेल्स प्रमोद, किसी फोटोग्राफ को पॉइंट करके अ लेडी टेल्स प्रमोद, किसी लेडी ने प्रमोद को बोला, क्या बोला, सपोज मैं स्पीकर हूं, आप स्पीकर के जगह पे खड़े हो जाओ और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखो। सपोज दैट मैं स्पीकर हूं, आई एम दैट लेडी, मैंने प्रमोद को बोला, और मैंने क्या बोला, किसी थर्ड पर्सन के फोटोग्राफ को पॉइंट करके बोला। मैंने क्या बोला, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। देखो मैंने पॉइंट किया इस फोटो को, दिस इज द फोटो। मैंने बोला आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी, मैंने इस फोटो को पॉइंट करके बोला आई एम द ओनली डॉटर, स्पीकर यहाँ पे है और मैंने पॉइंट किया इस फोटोग्राफ को, मैंने बोला आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन इज योर मैटरनल अंकल। हर सन, इस लेडी का जो बेटा होगा, इज योर मैटरनल अंकल, ये तुम्हारी माँ के भाई हैं। तो अगर माँ के भाई हैं तो इसका मतलब मैं जिससे बोल रहा हूँ वो प्रमोद कहाँ पे है, प्रमोद यहाँ पे आएगा, मेरा खुद का बेटा हो जाएगा प्रमोद। बोलो ये सुनो, तो मैंने अपने ही बेटे प्रमोद से बोला, और किसके फोटो को पॉइंट करके बोला, अपने मदर के फोटो को पॉइंट करके बोला कि हियर आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी इज ओनली डॉटर, यानी मैं खुद स्पीकर, एंड हर सन, हर सन इज योर मैटरनल अंकल, इस लेडी का, हर सन मतलब इस लेडी का, यहाँ पे एंड हर सन, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी एंड हर सन मतलब इसी लेडी का जो सन होगा, मतलब इस स्पीकर का जो भाई होगा, दिस इज योर यानी प्रमोद मैटरनल अंकल। तो प्रमोद की माँ का अगर ये भाई है और ये ओनली डॉटर थी, तो इसका मतलब डेफिनेटली प्रमोद इस स्पीकर का ही बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे किसका रिलेशन पूछा गया है, हाउ इज द स्पीकर रिलेटेड टू प्रमोद फादर, प्रमोद के जो भी फादर होंगे उसकी स्पीकर कौन लगेंगी, प्रमोद इसका बेटा है तो प्रमोद के फादर की स्पीकर वाइफ लगेंगी। ऑप्शन नंबर बी वाइफ इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी वाइफ इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके ठीक बाद वाला क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 132, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब लोग देखेंगे ध्यान से। अगेन सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था कि इन दो फिगर्स में, ये बेसिकली नॉन वर्बल
रीजनिंग का ये क्वेश्चन है, नॉन वर्बल एनालॉजी का क्वेश्चन है। इसमें वही काम करना है हमें फिर से कि सेम रिलेशन जो क्वेश्चंस में इन दो क्वेश्चन फिगर्स में है, वो सेम रिलेशन हमें डिकोड करके बताना है कि किस आंसर फिगर में मैच करेगा। ओके, तो ये दो फिगर्स जस्ट ऑपोजिट हैं एक दूसरे के और जस्ट अलग अलग फिगर्स हैं। ये प्लस है और ये एक शेप है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री शेप है और ये स्क्वायर है। तो इसके बाद वाला जो शेप होगा वो क्या होना चाहिए? देखो बेसिकली अगर आप फिगर को देखें तो फिगर में यहाँ पे ये स्क्वायर्स का बेसिकली कंपोजिट फॉर्म है, यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म हो रहा है। और उसके बेसिस पे अगर आप देखोगे तो अगर फिगर को टिल्ट करते हैं तो टिल्ट करने पे यहाँ पे ये इक्वल टू का पैटर्न तो नहीं बनेगा, इन दो में से कोई एक पैटर्न बनेगा। तो एक में स्क्वायर का ये पार्ट है और एक में लीनियर पार्ट है। तो अगेन दिस पार्ट विल बी द मोस्ट सुटेबल क्योंकि यहाँ पे फिगर टर्न हुआ है। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके ये वाला, ये क्वेश्चन देखो फिर से पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का आपके सामने है। सी पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का आपके सामने है। ओके, एंड द क्वेश्चन इज रीटा टोल्ड मनी, रीटा टोल्ड मनी the girl I met yesterday at the beach was the youngest daughter of the brother-in-law of my friend's mother. Okay, so how is the girl related to Rita's friend? Okay, रीटा ने मनी से बोला, सपोज आई एम रीटा, मैंने मनी को पॉइंट करके बोला द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज, मैं जिस लड़की से मिली बीच पे, शी इज द गर्ल। ओके, सो दिस गर्ल वाज द यंगेस्ट डॉटर ऑफ द ब्रदर इन लॉ ऑफ माय फ्रेंड्स मदर। तो मेरे फ्रेंड की मदर, मेरे फ्रेंड की मदर, यहाँ पे स्पीकर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है, मेरे फ्रेंड, तो उसके फ्रेंड के सेंस में रिलेशन चलेगा। तो मैंने बोला कि मेरे फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ, मेरे फ्रेंड की मदर के ब्रदर इन लॉ, उसकी मदर के ब्रदर इन लॉ कौन लगेंगे? उसके अंकल लगेंगे। ठीक है, उसके अंकल की यंगेस्ट डॉटर, उसकी कौन लगी? उसकी कजन लगी। एंड दैट्स व्हाई द गर्ल आई मेट यस्टरडे एट द बीच वाज द यंगेस्ट डॉटर। वो लड़की जिससे मैं बीच में मिली, वो लड़की कजन थी किसकी? मेरी फ्रेंड की। सो बेसिकली हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू रीटा's फ्रेंड? रीटा के फ्रेंड की वो लड़की कौन लगेगी? कजन लगेगी। तो कजन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके 141 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट रीजनिंग का। देखो यहाँ पे अगेन वो सेम क्वेश्चन जो हमने अभी देखा था, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे रिपीट किया गया है। ओके, हम लोग इस क्वेश्चन को बनाएंगे फिर से, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ओके, जस्ट अ मिनट। चलिए ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए सो दिस इज आवर क्वेश्चन। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखते हैं। अगेन आपके पास सॉल्यूशन है, आप उस सॉल्यूशन को देख के आराम से आंसर कर सकते हो। आप सभी के पास सॉल्यूशन होगा। बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इज मदर, बी इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ सी इज मदर। ओके, सी के मदर की सिस्टर इन लॉ मतलब इसके हस्बैंड की सिस्टर, इसके मदर के जो हस्बैंड होंगे उसकी सिस्टर बी हो जाएंगी। सी इज द सिस्टर ऑफ एफ, सी एफ की सिस्टर। ए इज द फादर ऑफ डी एंड एफ इज द ग्रैंडसन ऑफ ए। Okay, A is the father of D and F is the grandson of A. A is the father of D. A है D के father. अच्छा यहाँ पे देखो, B is the sister-in-law of C's mother. Okay, C is the sister of F. ठीक है. A is the father of D and F is the grandson of A. Okay, F grandson है A का, तो A definitely यहाँ पे जाएंगे टॉप पे, और F grandson है and A is the father of D, तो D यहाँ पे हो जाएंगे, बचे E, तो E यहाँ पे हो जाएंगे। सेम ट्री हमने बनाया भी था और मैंने आपको बोला भी था F इज द ग्रैंडसन ऑफ A। ठीक है, तो A का जेंडर यहाँ पे पता हमें नहीं है, बट इस सॉल्यूशन के बेसिस पे हमारा आंसर हो जाएगा। देयर आर 3 मेल मेंबर्स इन द फैमिली,
3 मेल मेंबर हैं और डी, देखो यहाँ पे बी, ई और सी तीनों फीमेल्स हैं, तो डी, एफ और ए डेफिनेटली ये तीनों क्या होंगे, मेल्स होंगे, तो ए इज ऑल्सो मेल। अब इसके बेसिस पे हु इज द आंटी ऑफ एफ, एफ की आंटी कौन है, डेफिनेटली बी है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बी इज द आंटी ऑफ एफ। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी आप ऐसे स्मॉल स्मॉल पजल्स को बनाएंगे, सॉल्यूशंस को साइड में लिख के छोड़ देंगे, बिकॉज सेम क्वेश्चन जब आएगा तो आप उसी सॉल्यूशन से देख के आंसर टेक आउट फिर से कर देंगे, आपको फिर से बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, चलिए, होप सो क्लियर यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, सो दिस इज आवर क्वेश्चन। नेक्स्ट, अल्ना फोराम तो टीबिया को क्या बोलेंगे, ठीक है। अब देखो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, यहाँ पे रीजनिंग में सारी चीजें यूज होंगी। फोर आर्म मतलब ये जो हमारा फोर आर्म है, फोर आर्म के सबसे लॉन्गेस्ट बोन को अल्ना बोलते हैं। ये वाला जो बोन है आपके फोर आर्म का, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन है, इस बोन को अल्ना बोलते हैं। तो टीबिया किसको बोलेंगे, आपके थाइस के सबसे लंबे जो बोन होते हैं उस बोन को टीबिया बोलते हैं। सो थाइस का सबसे लंबा बोन, ऑप्शन नंबर डी will be the right answer. Okay, option D will be the right answer. चलिए, hope so clear. Next question इसके बाद, next question आपके स्क्रीन पे। Okay, so here we have the next question. Okay, सेम एनालॉजी का क्वेश्चन हमारे पास। देखो ये क्वेश्चन है हमारे पास आप सभी के सामने। एंथ्रोपोलॉजी is related to man in the same way as anthology is related to। देखो एंथ्रोपोलॉजी क्या है, बेसिकली साइंस ऑफ ह्यूमन साइंस है, ठीक है, हम लोग एंथ्रोपोलॉजी में वही पढ़ते हैं। तो इसमें हमें पूछा है कि एंथोलॉजी का किस चीज से रिलेशन है, तो एंथोलॉजी का जो रिलेशन होगा वो बेसिकली यहाँ पे किससे हो जाएगा। देखो पोएम्स और एप्स तो बिल्कुल नहीं होंगे, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है दैट इज मोर सुटेबल ऑप्शन, यहाँ पे नेचर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे ये रहा। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। सी, मीसिल्स, रूबेला, न्यूमोनिया, रेबीज, ये बेसिकली सभी वायरसेस हैं। अगर जितने भी एग्जांपल्स लिखे हैं हमें ऑड वन चूज करना है, तो बाकी सब यहाँ पे मीसिल्स, रूबेला, न्यूमोनिया, रेबीज, यहाँ पे सभी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वायरस हैं, एक्सेप्ट यहाँ पे न्यूमोनिया। सो न्यूमोनिया इज नॉट अ वायरस, ऑप्शन नंबर सी, न्यूमोनिया विल बी द आंसर। न्यूमोनिया will be the answer. Option number C is the right answer. Okay, so काफी सिंपल क्वेश्चंस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आई थिंक ये 160 नंबर क्वेश्चन था लेकिन ये कट चुका है आई थिंक। सो ओके, 160 नंबर क्वेश्चन कट चुका है तो हम लोग उसे स्किप करते हैं। हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 158 नंबर है इसी पेज पे। चलो 158 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास ये रहा। ओके, देखो बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट 158 नंबर क्वेश्चन आप सभी देख सकते हैं आप सबके सामने।
Entomology is the science or study of insects. So ornithology का relation, study of birds is called ornithology. So basically option number D will be the right answer. Option number D will be the right answer. राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी विल बी द, एक मिनट, हाँ ये रहा हमारा। तो है ऑप्शन नंबर डी, बर्ड विल बी द राइट आंसर। Okay, so bird, option number D will be the right answer. Entomology is the science or study of insects. So ornithology is the study of birds. Option number D, birds will be the right answer. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलिए 161 नंबर क्वेश्चन पे जाते हैं। 161 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पे, कोडिंग डिकोडिंग का ये क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। सो कैसे करेंगे, चलो नेक्स्ट यहाँ पे कैसे करेंगे। EGIK इज रिलेटेड टू, EGIK इज रिलेटेड टू WUSQ। सो हमें बताना है DFHJ का रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, तो कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है बेसिकली। हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो, अगर आप देखें ध्यान से तो यहाँ पे ड्यू, यहाँ पे -1 F, देखो यहाँ पे E का -1 क्या होगा, D होगा, D का ऑपोजिट W है। G का -1 F होगा, F का ऑपोजिट U है। I का -1 क्या होगा, H होगा, H का ऑपोजिट H है, S है। और यहाँ पे K का -1 J होगा, J का ऑपोजिट Q है। सो बेसिकली -1 एंड उसका ऑपोजिट करने पे ये अल्फाबेट्स मिलेंगे। तो यहाँ से देखो -1, D का -1 C हो जाएगा, C का ऑपोजिट X होगा, F का -1 E होगा, E का ऑपोजिट V होगा, H का -1 G होगा, G का ऑपोजिट अगेन आपका T हो जाएगा, और J का -1 करेंगे तो I आएगा, उसका ऑपोजिट R हो जाएगा। XVTR, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, सिंपल, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 162। चलो, in a class of 150 students, 70 passed in mathematics, 60 passed in statistics. Okay, mathematics and statistics, इसको थोड़ा ऐसे बना लो। चलो, दिस इज मैथमेटिक्स, दिस इज स्टैटिस्टिक्स। अब देखो ध्यान से, डेटा क्या दिए हैं। 70 passed in mathematics, 60 students passed in statistics and 20 in both the subjects. दोनों सब्जेक्ट्स में 20 स्टूडेंट पास किए हैं, और मैथमेटिक्स में 70 पास किए हैं, जिनमें से 20 ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो बचे कितने, 50 बचे। स्टैटिस्टिक्स में 60 टोटल पास किए हैं, जिनमें से 20 ले चुके हैं, तो बचे कितने, 40 बचे। तो ये टोटल पास स्टूडेंट्स हैं। पास स्टूडेंट्स कितने हो गए, 70 और 40 110 हो गए। 110 पास स्टूडेंट्स हैं, टोटल 150 थे। तो फेल कितने किए हैं, फेल किए हैं 40। यहाँ पे फेल किए हैं 40 स्टूडेंट्स। क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। अब फेल 40 किए हैं, तो ऑब्वियसली दोनों सब्जेक्ट में फेल करने वाले कितने होंगे, देखो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट में फेल करने वाले वही होंगे जो यहाँ पे इन तीनों को सम अप करके हमने घटा दिया, वो दोनों सब्जेक्ट्स में फेल करेंगे। सो दैट्स इट, ऑप्शन नंबर 40 बी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 165। चलिए, ये क्वेश्चन आप सभी के सामने, अल्फा अरिथमेटिकल ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है 165 नंबर। बहुत सिंपल क्वेश्चन, आप लोग आराम से आंसर कर सकते हैं। क्या करेंगे, देखो द क्वेश्चन इज एंड प्लस 2 एंड। ये बेसिकली एंड के पोजीशन पे हमें क्या रखना है, जो कि हमारा इक्वेशन बैलेंस हो जाए, LHS इक्वल टू RHS हो जाए। कुछ नहीं करना होता है। इस क्वेश्चन को बनाने का सबसे अच्छा तरीका है, आप ऑप्शन वाइज चेक कर लो।
ऑप्शन वाइज चेक कर लो, एंड ऑप्शन से या स्टार्टिंग के ऑप्शन से, आपको जैसे अच्छा लगे आप चेक कर लो। मान लो ऑप्शन ए हम पहले चेक करते हैं, तो यहाँ पे 5 + 25 + 55 + 155, इसका वैल्यू कितना आना चाहिए? 254 आना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। देखो आ रहा है कि नहीं, चेक करो। ये वाला 20 कैरी 2, ये 4 5 4 9 5 14 का 4 कैरी 1, ये 240 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए तो आंसर नहीं होगा। इसी तरह से नेक्स्ट चेक करो यहाँ से, अगर आप नेक्स्ट रखेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी, 6 + 26 + 66 + 166, इसका सम कितना आना चाहिए? 264 आना चाहिए। चलो चेक करो यहाँ पे। देखो अब अगर कॉमन सेंस आप दिखाओगे तो यूडी से भी आप चेक कर सकते हो। 6 चौके 24 कैरी 2, 4 6 4 10 6 16 कैरी 1, ये 264 आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, होप सो क्लियर। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट, ओके चलो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है रीजनिंग सेक्शन का। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन दिया है देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेम एज एमेंसिपेट? एमेंसिपेट, फ्री रिलीज। एमेंसिपेट, फ्री रिलीज, ये बेसिकली सिनोनिम्स हैं, तो उनका सेम मीनिंग बताने वाला वर्ड कौन सा होगा? लिबरेट, क्विट, पार्डन, इग्नोर। सो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, लिबरेट, विल बी द राइट आंसर। ओके, सो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट था कंप्लीट। आई होप सो 2021 मेंस का ये रीजनिंग पार्ट पूरा हमने डिस्कस किया। ऑलमोस्ट यहाँ से अगर हम नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो लमसम 48 क्वेश्चंस यहाँ से आए थे रीजनिंग से 2021 मेंस में, डब्ल्यूबीसीएस में। और बाकी सारे क्वेश्चंस मैथ्स के थे, जिसको मैं इस पेपर के मैथ्स के बाकी क्वेश्चंस को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा इन डिटेल। ठीक है, तो आप लोग बने रहेंगे इसी तरह से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ, एंड अपने रिव्यूज, अपने फीडबैक्स कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जिसमें मैं मैथ्स के क्वेश्चंस को, इसी पेपर के मैथमेटिक्स के मैं क्वेश्चन को कंप्लीटली डिस्कस करूंगा आप सबके साथ। तो जितने भी लोग मेंस का पेपर देने वाले हैं अगस्त में, अच्छे से प्रैक्टिस करें। और ये काफी हार्ड टाइम है, काफी पीक टाइम है आप सभी के लिए। अगर आप ये पीवाईक्यूज वीडियोज ही अच्छे से देख लेते हैं तो डब्ल्यूबीसीएस एग्जाम का नेचर क्या होता है कि ये अपने क्वेश्चंस को रिपीट करता है, एक जैसे सिमिलर क्वेश्चंस, कभी कभी सेम डेटा के साथ भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इसमें रिपीट होते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट पीवाईक्यूज बस अच्छे से देख के चला जाए, इन प्रीवियस ईयर्स के वीडियोस को, सॉल्यूशन वीडियोस को बस ठीक से देख के चला जाए, तो उसके काफी हद तक अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस आप सभी को करते रहना है। इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। आप सभी से इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलना होगा। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप गोइंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच ऑल।